हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 1.1। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम प्रश्नावली 1.1 के 2 सवाल कर चुके थे। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए तीसरा सवाल लेंगे। तो हमको स्क्रीन पर तीसरा सवाल दिखाई दे रहा है। तीसरा सवाल हमको दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में हमने दोनों क्वेश्चंस में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे। उसी विधि द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम अब 3 संख्याओं का हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो पहला सवाल आपको दिया गया है 12, 15 और 21। इन तीनों के आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इनके गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 के यदि हम गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, तो 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, मतलब आप जब भाग देंगे तो अभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या है जिसमें एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, उन्हीं संख्याओं से हमें भाग देना है। तो जैसा कि हमारे पास 2, 3 ये सभी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे यदि हम 12 के गुणनखंड करें तो 12 के गुणनखंड हमें मिल चुके हैं 2 गुणित 2 गुणित 3। अब हम 15 के गुणनखंड करने वाले हैं। तो 15 के गुणनखंड यदि हम करें तो यहाँ पे हम 3 से पहले भाग देंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा। तो 3 से भाग देने पे हमें मिलेगा 5, 5 से भाग देने पे हमें मिलेगा 1। तो यदि हम 15 के गुणनखंड करते हैं तो 15 के गुणनखंड हमें मिलेंगे 3 गुणित 5। अब अगली संख्या हमारे पास आती है 21। तो हम 21 के गुणनखंड करने वाले हैं। तो 21 के गुणनखंड करेंगे, पहले 3 से भाग देंगे 7 बार, फिर 7 से भाग देंगे 1 बार। तो यहाँ हमारे पास 21 के गुणनखंड आते हैं 3 गुणित 7। तो ये हमारे तीनों संख्याओं के गुणनखंड हम कर चुके हैं। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है, एचसीएफ मतलब जो भी कॉमन संख्याएं होती है वो आप निकाल लेंगे। तीनों संख्याओं में आपको कॉमन क्या दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें 2 नज़र आता है, पर यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है, इस संख्या में भी 2 नहीं है, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं निकलने वाला है। फिर हमें 2 नज़र आ रहा है, मतलब 2 तो कॉमन निकलेगा नहीं। अगली संख्या हमारे पास 3 आ रही है, यहाँ पर भी 3 है, इसके पास भी 3 है, मतलब 3 तीनों के पास है, इसका मतलब 3 हमारा कॉमन निकल जाएगा। इसके अलावा कोई कॉमन संख्या हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो कॉमन है पहले उसे लिख दिया जाए। तो कॉमन हमारे पास 3 है, तो ये 3 हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो भी संख्याएं बच जाती है वो सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास बचा है 2, 2, यहाँ पे हम लिख दिया 2 गुणित 2। यहाँ पे 5 बचा हुआ है, 5 लिख दो। और यहाँ पे आपके पास बचेगा 7, तो ये हमने 7 लिख दिया है। तो यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 में आप 7 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 420। तो ये हमारा आ चुका है एलसीएम। तो ये था आपका तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट, और वहाँ पे हमने उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए हैं। देन हमें सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 17, 23 और 29। ये क्वेश्चन हम नोट डाउन कर लेते हैं। 17, 23 और 29, इसके हमें करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहला काम यही करने वाले हैं हम कि इनका हम करेंगे गुणनखंड। तो हम गुणनखंड पहले किसका करने वाले हैं, पहले हम करेंगे 17 का गुणनखंड, यहाँ पे कर लेते हैं। तो यदि हम 17 का गुणनखंड करते हैं तो आपको पता है 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये डायरेक्ट किससे भाग जाएगा, 17 से। तो 17 की गुणनखंड यदि हम लिखें तो यहाँ पे हमें मिलता है 17, और यदि कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, 17 गुणित 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर हम 23 के करेंगे तो आपको दिख रहा है 23 खुद भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इसके गुणनखंड भी हमें क्या मिलेंगे, 23 गुणित 1। फिर यदि हम 29 देखा जाए तो 29 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 29 गुणित 1। जब आपको 2 संख्याएं नहीं मिल रही हो तो आप 1 से गुणा कर सकते हैं। फिर हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो यदि हम एचसीएफ देखा जाए तो हम देखेंगे सारी संख्याओं में कॉमन। तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास सिर्फ एक ही संख्या बचती है कॉमन के लिए, और वो बचता है आपके पास 1। तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा हमारा 1। और यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम किस टाइप से निकालते हैं, तो जो बच जाता है उन सबका हम गुणा कर देते हैं। तो आप 1 को छोड़ के बाकी सारी संख्याओं का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 17 गुणित 23 गुणित 29, इन तीनों संख्याओं का हम कर देंगे गुणा। तो आप पहले 17 से 23 का गुणा कर सकते हैं। तो 17 × 51, 5 बचेगा,
17 दूनी 34 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 39, 391। और उसमें हमें गुणा करना है 29 का, तो आप गुणा कर सकते हैं। 9 का 1 में करेंगे 9, 9 में 81, 8 बचेगा, 9 तिया 27 और 8 हो जाएगा यहाँ पे 35। और आप 2 का करेंगे 1, 2 में 18, 2 तिया 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 9 3 13 11। तो ये आ जाएगा हमारा गुण LCM 11,339। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हम ऊपर से ले लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हमारे पास है 8, 9 और 25। इनके हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 8, 9 और 25। तो पहले आप करेंगे 8 का HCF, 8 के गुणनखंड। तो 8 के गुणनखंड में पहले हम 2 से भाग देंगे 4 बार, फिर 2 से दिया 2 बार, फिर 2 से देंगे 1 बार। तो यहाँ पे हमें 8 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। अब हम 9 के गुणनखंड करने वाले हैं। तो यहाँ से 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो 9 के गुणनखंड हमें मिलते हैं 3 गुणित 3। फिर आप करेंगे 25 के गुणनखंड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 बार, फिर 5 से 1 बार। तो यदि हम 25 के गुणनखंड देखें तो 25 के गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 3 गुणित 5। तो यहाँ पे हमें सारे गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। अब यदि सारे गुणनखंड निकल चुके हैं तो अब हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF के लिए हमने क्या पढ़ा, अभी कॉमन संख्याएं निकालते हैं। तो यदि हम कॉमन देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास 2 नज़र आ रहा है। 8 के सारे गुणनखंड क्या है, 2 है। 9 के सारे गुणनखंड 3 है। 5 के सारे अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 है। इसका मतलब तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, और कॉमन कुछ भी नहीं होता है तब हमारा HCF होता है 1। तो ये हमारा HCF आ चुका है 1। देन हमें LCM करना है। तो LCM में हमने क्या करा, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सारी संख्याओं का आपको करना है गुणनफल। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो यहाँ पे हमारे पास 3 गुणित 5 नहीं है, यहाँ पे 5 गुणित 5 है, इसे हम कर देते हैं रफ करके। यहाँ पे आपको मिला है 5 गुणित 5। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 गुणित 5। इन सारी संख्याओं का हमें करना है गुणनफल। तो यदि गुणनफल करें तो यहाँ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 में आप गुणा करेंगे 25 का। तो 25 दूनी 50, 5 बचेगा, 25 सती 175 और 5 180। तो यदि हम बात करें यहाँ पे गुणनफल की, तो यहाँ पे गुणनफल हमारा LCM आ जा चुका है 1800। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन के, हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। देन हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तब तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन फिर हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है हमको HCF 306 और 657 का हमें दिया गया है 9, और यहाँ पे हमको LCM ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम पहले सवाल में या दूसरे सवाल में हमने देखा था कि हमें जांच करना होती है। जांच करने के लिए आपको कुछ बताया गया था, वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। यही सूत्र हमको वहाँ पे दिया गया था। कुछ इस प्रकार से वहाँ पे सूत्र था, आपके क्वेश्चन में ही सूत्र दे दिया गया था कि जांच कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमको बताया गया था, ये किसके बराबर है, HCF गुणित LCM के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास यदि दो संख्याएं देखी जाए तो हमारे पास है 306 और 657। तो यहाँ पे हमने दोनों संख्याएं लिख ली है, 306 गुणित 657। यहाँ पे बराबर, अब आपको क्वेश्चन ने ही दे दिया है HCF। तो यहाँ पे हमें HCF का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो यहाँ पे हमने HCF का मान रख दिया है 9, और हमें LCM ज्ञात करना है। तो आप LCM को एज इट इज रखेंगे, वैसा का वैसा रखेंगे। फिर यहाँ पे 9 आपका गुणा में है, तो ये 9 को आप कहाँ ले जाएंगे, 9 को आप ले जाएंगे भाग में। तो यहाँ पे हमने लिखा 306 गुणित 657, और ये गुणा वाला भाग में 9। यहाँ पे हो गया LCM। अब आप इसे कट कर सकते हैं,
तो यदि हम 9 के पहाड़े से कट करें 657 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 सती 63, 2 बचेगा 27 बनेगा, 9 तिया 27। तो ये कट हो चुका है। हमारे पास संख्याएं बची है 306 गुणित 73 बराबर LCM। इन दोनों संख्याओं का हम कर लेंगे गुणा। तो 306 का गुणा करते हैं हम 73 में, 3 6 18 और 3 तिया 9। अब 7 से करेंगे 42 और 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा 8 3 13 22,338। तो ये आ चुका है हमारा LCM। ये सवाल को आपको विशेष करके ध्यान देना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है 10th MP बोर्ड के नज़रिए से, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस सवाल को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम 5th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि 5th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम 6 की कितनी भी पावर करें, 6 की घात आपको n नज़र आ रही है, क्या हम 6 की कुछ भी घात रखें तो वो 0 पे समाप्त हो सकती है। तो पहले हम सवाल को अच्छे से समझेंगे कि जैसे मेरे पास n का मान कुछ भी रख सकता हूँ मैं, 1 2 3। तो यदि मैं 6 की घात 1 रख रहा हूँ तो ऐसा मेरे को क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यदि हम 6 की घात 2 रखें तो क्या मिल जाएगा, 6 गुणित 6 36। तो इस तरीके से उसने अपने को बोला है कि क्या हमें ऐसी संख्या मिल सकती है कि जिसके लास्ट में कभी भी 0 आ जाए। जैसे यहाँ 36 आ रहा है तो 36 की जगह यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए, 0। अभी 6 आ रहा है, 6 की घात यदि 3 रखते तो हमें 216 मिलता है। तो हमारे से पूछा कि n का ऐसा क्या मान रखें कि वो 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, ये भी पूछा है। तो हम पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसी घातें हैं या कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो रखने पे 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास 10 ऐसी संख्या है जो 0 पे समाप्त होती है, 100 ऐसी संख्या है जो 0 पे समाप्त होती है। तो हम क्या करें, पहले 10 के गुणनखंड करते हैं। तो हमने किए 10 के गुणनखंड, 10 के गुणनखंड हमें मिलते हैं 2 और 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी घात किसी की भी घात 0 पर समाप्त होना है तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना जरूरी है। तो हमारे पास संख्या क्या है, 6 की घात n। तो हम करते हैं 6 के गुणनखंड, हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलता है 2 और 3। तो 6 के गुणनखंड मिलते हैं 2 और 3। तो हमने अभी देखा कि यदि किसी भी अंक को 0 पर समाप्त होना है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना जरूरी है। पर 6 के गुणनखंड करने पे आप देखेंगे 2 तो आपको मिल रहा है पर 5 नज़र आ रहा है क्या। यदि इसकी संख्या गुणनखंड में 5 नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको छठा क्वेश्चन दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहले तो भाज्य संख्या समझेंगे, भाज्य संख्या होता क्या है। ऐसी संख्याएं, मैं लिख भी रहा हूँ, ऐसी संख्याएं जो एक व खुद के अलावा, एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी, किसी और संख्या से भी भाजित हो जाए या किसी और संख्या का भी उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। इसका मतलब यदि हम देखें तो हमारे पास सवाल में क्या दिया गया है, 7 11 13 और 13। तो यदि हम नज़र डालें तो 7 एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है। तो सारी अभाज्य संख्याएं हैं, पर हमें पूछा गया है कि यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हमको भाज्य संख्याएं क्यों है, ये हमको भाज्य संख्याएं क्यों मिलती है।
तो हम यदि देखें तो हमारे पास है 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब इसको आप हल करेंगे तो 7 का गुणा कीजिए 11 में 77, 77 का गुणा आप करेंगे 13 में, तो 13 का गुणा हम 77 में कर रहे हैं, तो 13 7 91, 13 7 91 और 9 100, तो ये हमें मिला 1001 प्लस 13, तो यहाँ पे हमें मिलती है संख्या 1014। तो यहाँ पे हमको संख्या क्या मिल चुकी है 1014। अब यदि हमको संख्या 1014 मिली है तो हम इसके करने वाले हैं गुणनखंड। तो हम 1014 के करेंगे गुणनखंड, तो हमें गुणनखंड करने पे कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। फिर हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18 9, फिर हमें 13 से भाग देना होगा 13 बार, और 13 से फिर देना पड़ेगा 1 बार। तो यहाँ पे 1014 के जो गुणनखंड हमें मिले हैं वो क्या मिले हैं, हमें मिले हैं 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 1014 है वो 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसके गुणनखंड में आपको 2 देखने को मिलता है, 3 देखने को मिल रहा है और 13 देखने को मिल रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1014 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए 1014 क्या हो जाएगी, ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी। आई होप आपको भाज्य संख्या भी क्लियर हो गई होगी और ये सवाल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा छठा सवाल। देन हम हमारे आज के लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का लास्ट सवाल हमारे पास है और हमारी प्रश्नावली का भी ये लास्ट सवाल है। दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कुछ इस प्रकार से हमको एक गोल राउंड दे दिया है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो यहाँ से सोनिया प्रारंभ कर रही है तो उसको पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। अब यदि हमको बोला जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो ये रवि को हमने लिख दिया, रवि एक चक्कर कितने में 12 मिनट में पूरा कर लेता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया था, दोनों ने, रवि ने भी यहीं से स्टार्ट किया, सोनिया ने भी यहीं से प्रारंभ किया है, और दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब यदि रवि इधर जा रहा है तो सोनिया भी इधर ही जाएगी। यदि रवि ने इधर से स्टार्ट किया होगा तो सोनिया ने भी यहीं से स्टार्ट किया होगा। तो दोनों की दिशा हम मान लेते हैं कुछ इस टाइप से है, घड़ी की दिशा है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमारे से पूछा है कि देखो यहाँ पे यदि हम सोनिया की बात करें तो सोनिया 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है और रवि कितने मिनट में पूरा करता है, 12 मिनट में। तो हमको ये बताया गया है कि समय ये बताइए कि पुनः प्रारंभिक स्थान, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये यहाँ पे दोबारा दोनों एक साथ कब पहुँचेंगे। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन दी जाए तो हमें निकालना होगा इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम करने के लिए पहले आप लेंगे 18 मिनट का एलसीएम या 18 का एलसीएम। तो यदि हम 18 के गुणनखंड करें तो हमें मिलता है 2 9, 3 से दिया 3 बार, 3 से 1 बार, तो 18 के गुणनखंड हमें क्या मिल जाएंगे, 2 गुणित 3 गुणित 3, ये हमें 18 के गुणनखंड मिल गए। देन हम करेंगे 12 के गुणनखंड, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 3 बार और 3 से 1 बार। तो यहाँ पे हमें 12 के गुणनखंड मिल चुके हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3। अब हमें करना है एलसीएम। तो एलसीएम हम यही करेंगे, पहले कॉमन संख्याएं लिख लो। तो देखो इसके पास 2 है तो 2 है तो ये 2 लिख दिया, इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है वो लिख लो। तो कॉमन हमारे पास डबल 3 है, इसके पास डबल 2 है। तो ये हमारी संख्याएं आ गई। हम कर लेंगे इनका गुणनफल। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 का आप 2 में करेंगे 36। तो हमारा एलसीएम आ गया 36। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाले हैं, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और भी कुछ डाउट आते हो तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। देन तब तक के लिए थैंक यू सो मच।